नमस्कार। एसवी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपनी क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी लेसन नंबर 4 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने जो पादप जनन की विशिष्ट विधियां उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी विशिष्ट विधियां थी, जिसमें असंग जनन के बाद में अनिषेक बीजता के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में पढ़ा। आज में जो अगली उसकी विधि है विशिष्ट विधियों में से, वो है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या है? बहु मतलब अधिक और भ्रूणता मतलब भ्रूण। तो बहुभ्रूणता शब्द का अर्थ है एक से अधिक भ्रूण होना। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, कभी कभी एक बीज में क्या एक से अधिक भ्रूण भी विकसित हो जाते हैं, और एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकसित हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। यह पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है बहुभ्रूणता विधि। सबसे पहले किसने बताया? पादपों में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम बहुभ्रूणता को संतरे के बीजों में देखा। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक वैज्ञानिक थे, इसका नाम याद रखना। बहुभ्रूणता का अध्ययन सबसे पहले इन्होंने कौन से संतरे के बीजों में देखा था। अनावृत बीजी पादप हैं, यानी जिनमें जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिनमें बीज है वो फल के अंदर नहीं बनता, फल के अंदर नहीं बनता, आवृत बीज में फल में बनता है। तो उनका अनावृत बीजियों का तो ये सामान्य लक्षण है, मतलब उनमें बहुभ्रूणता अधिकांश पाई जाती है। लेकिन जो आवृत बीजी होते हैं, जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उन पादपों के कुछ ही वंश होते हैं जिनमें ये बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं उनमें बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हैं, उसके बारे में अपने नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप बहुभ्रूणता के बारे में नोट करें, उसके बाद में नोट कीजिए आवृत बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के कारण क्या क्या कारण हैं, जिनके कारण क्या बहुभ्रूणता पादपों में पाई जाती है। फिर अब इसमें एक नंबर क्या कारण है आवृत बीजियों में? प्राक भ्रूण के विदलन से। तो बहुभ्रूणता है वो किसके कारण बनती है? प्राक भ्रूण के विदलन से। प्राक भ्रूण के विदलन से 2 नंबर लिखना है। भ्रूण कोश में जो अंड कोशिका है उसके साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो, तब क्या बनती है? बहुभ्रूणता। फिर 3 नंबर इसका कारण क्या है? एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास हो जाना। बीजांड एक होगा लेकिन उसमें एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास हो जाना। फिर अगला इसका 4 नंबर क्या कारण लिखना है? बीजांड की बीजाणुद्विद कोशिकाएं भी सक्रिय हो सकती हैं। तो 4 नंबर इसका लिखें कारण, बीजांड की बीजाणुद्विद कोशिकाओं की सक्रियता से, कोशिकाओं की सक्रियता से भी क्या हो सकती है? पादपों में बहुभ्रूणता हो सकती है। तो इस तरह से ये आवृत बीजी पादपों में 4 कारण हैं जिनके कारण बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। अब इन्हें अपने पूरा बिंदुओं में पढ़ेंगे कि किस प्रकार विदलन से बहुभ्रूणता होती है, किस प्रकार अंड कोशिका के साथ साथ कोई और कोशिका में भ्रूण अधिक बनते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये नोट करना, फिर अब इसमें जो अपने पढ़ेंगे 1 नंबर है प्राक भ्रूण के विदलन से बहुभ्रूणता किस प्रकार होती है। तो 1 नंबर क्या है इसमें? सबसे पहले क्या होता है? युग्मनज उसकी कोशिका में अनियमित विभाजन हो जाते हैं, यानी युग्मकों का जब संलयन होता है तो युग्मनज बनता है। उस युग्मनज में क्या अनियमित विभाजन हो जाते हैं, और
बन जाती है, पिंड का निर्माण करती है। तो जो निभागीय सिरे की तरफ स्थित होती है कोशिकाएं, एक बीजांड द्वार की तरफ और कुछ निभाग की तरफ होती हैं, तो उनमें क्या अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। तो ये एक युग्मनज के अनेक विदलन से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। सेकंड नंबर प्राक भ्रूण का विदलन कैसे होता है? इसमें प्राक भ्रूण है उसमें कलिकाएं बन जाती हैं या अतिवृद्धियां बन जाती हैं जो और अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह से प्राक भ्रूण में कलिकाएं या अतिवृद्धियां भी भ्रूण निर्माण करती हैं। फिर 3 नंबर की प्राक भ्रूण की विदलन से तंतुमय भ्रूण बनते हैं। तो तंतुमय भ्रूण कैसे बनता है? इसमें प्राक भ्रूण क्या हो जाता है? शाखित हो जाता है। इसमें प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है और इसकी प्रत्येक शाखा नए भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो प्राक भ्रूण है उसके विदलन में क्या अनेक बार विदलन होकर भ्रूण बन जाता है। फिर आगे है अंड कोशिका। फर्स्ट नंबर क्या था प्राक भ्रूण के विदलन से, सेकंड नंबर उसमें क्या था भ्रूण बहुभ्रूणता के कारण में कि अंड कोशिका उसके अतिरिक्त भ्रूण कोशिका में जो अन्य कोशिका होती है, कौन सी? प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं। तो भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का समूह होता है, एक अंड कोशिका होती है और उसके अलावा 2 सहायक कोशिका और निभाग की तरफ कौन सी होती है? तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। तो उन 5 कोशिकाओं में से किसी द्वारा भी भ्रूण का निर्माण होना भी बहुभ्रूणता का कारण है। तो इसमें क्या निषेचित व अनिषेचित जो कोशिका होती हैं अंड कोशिका के अलावा यानी सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाएं, उनसे भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ये भी बहुभ्रूणता का कारण है। फिर इसके बाद में जो बहुभ्रूणता का अगला कारण है 3 नंबर, बीजांड में क्या एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं। बीजांड एक होता है उसमें पहले अपने पता है कि एक ही भ्रूण कोश बनता है, लेकिन कभी कभी आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें एक बीजांड होता है लेकिन भ्रूण कोश एक से अधिक बन जाते हैं। तो उसमें क्या भ्रूण भी अधिक बनेंगे। तो कुछ पादपों में एक बीजांड में क्या एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं और जब एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं तो प्रत्येक भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये तो 3 प्रकार हैं बहुभ्रूणता के कारण। तीनों कारण को इस तरह से कि कैसे भ्रूण का निर्माण होता है। फिर अगला एक कारण और था कि बीजांड में उपस्थित जो बीजांड काय की कोशिकाओं में सक्रियता के कारण, तो उसके बारे में नोट करेंगे। लास्ट 4 नंबर क्या कारण था आपने पढ़ा है कि जो बीजाणुजनित कोशिकाएं हैं उनकी सक्रियता से भ्रूण का निर्माण। तो इसमें लिखेंगे कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांड काय, कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांड काय बीजांड काय है वो उनकी कोशिकाएं क्या अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। बीजांड काय के अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय होकर क्या करेंगी? सक्रिय होकर ये क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो इस कारण में क्या होती है? इस कारण भी बहुभ्रूणता हो सकती है। सारे बहुभ्रूणता के मुख्य कारण थे। फिर अब जो बहुभ्रूणता है उनकी पादपों में क्या सार्थकता है वो नोट
अनावर्त बीजियों का सामान्य लक्षण है, लेकिन आवर्त बीजियों में ये किस कारण उत्पन्न होती है। तो आगे का टॉपिक डालेंगे अपने बहुभ्रूणता की सार्थकता। बहुभ्रूणता की सार्थकता मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व मार्कों में। तो इसके महत्व के बारे में अपने नोट करते हैं। फिर अगला कारण था कि कभी कभी बीजाणु में उपस्थित बीजांडकाएं के धारण की कोशिकाएं सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं, ये अपने पढ़ा। अब बहुभ्रूणता की सार्थकता है, इसमें 1 नंबर नोट करेंगे कि जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय से उत्पन्न होने वाले जो अपस्थानिक भ्रूण है, तो उन अपस्थानिक भ्रूण के जो पौधे होते हैं वो किसके समान होते हैं, मात्र पादप के समरूप होते हैं। तो बीजांडकाय के भ्रूण से जो भी पौधा विकसित होगा वो अपने मात्र पादप के समान होता है, यानी समरूप मतलब उसके जैसा ही दिखाई देता है। फिर बहुभ्रूणता का दूसरा पादपों में क्या उपयोग है, बीजांडकाय है उससे विकसित भ्रूण है, उनके पौधे कैसे ओज से भरपूर यानी गुणों से परिपूर्ण होते हैं। तो ये बहुभ्रूणता का दूसरा पादपों में उपयोग है, इसका बीजांडकाय से विकसित भ्रूण अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फिर अगला 3 नंबर बहुभ्रूणता का महत्व, बीजांडकाय के भ्रूण से उत्पन्न पौधे, जो बीजांडकाय है उससे जो अपस्थानिक भ्रूण उत्पन्न होता है, उस अपस्थानिक भ्रूण से उत्पन्न पौधे कैसे होते हैं, रोग रहित होते हैं। बीजांडकाय से जो भी भ्रूण से पौधे तैयार होंगे वो रोग रहित उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से रोग रहित पौधे उत्पन्न करने में बहुभ्रूणता का महत्व होता है। फिर है जो अगला कारण अगुणित भ्रूण है, अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान में महत्वपूर्ण उपयोग है। तो जो इससे भ्रूण बनते हैं, अपने को पता है कि जो द्विगुणित होंगे वो तो नर युग्मक और जो मादा युग्मक हैं जो बीजांडके उनसे बनेंगे, लेकिन इसके अलावा जो अपस्थानिक भ्रूण है वो अगुणित भ्रूण होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ बीजांडकाय की कोशिका ही भाग लेती है, इस कारण वो अगुणित भ्रूण कहलाते हैं। तो अगुणित भ्रूण इसका कोशिका विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किए जाते हैं। अनेक प्रकार की इससे पादप किस्में तैयार की जाती हैं। फिर अगला है जो अगुणित भ्रूण है उनका उपयोग किसमें, जो कोलचिसिन उपचार है उस कोलचिसिन उपचार द्वारा समयुग्म की वंशावली को विकसित किया जा सकता है, यानी एक जैसे युग्मक बनते हैं वो आगे वंश मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनके क्रम को बढ़ाया जा सकता है, वो किसके अनुसार, अगुणित भ्रूणों से। तो जिसका पादप प्रजनन में बहुत महत्व है, पादप प्रजनन में समयुग्म की वंशावली का बहुत महत्व है। तो इस तरह से बहुभ्रूणता है, ये पादपों में एक तरह से अपने आप में महत्व रखती है। अपस्थानिक भ्रूण होते हैं, मात्र पादप के समान होते हैं, ओज से परिपूर्ण होते हैं, रोग रहित पौधे उत्पन्न होते हैं, कोशिका विज्ञान में अनेक खोजें करने में इसका उपयोग होता है, और समयुग्म की वंशावली वाले पौधे से विकसित किए जा सकते हैं पादप प्रजनन द्वारा। तो ये अपने लेसन में जो विशिष्ट विधियां थी कंप्लीट हुई। इसके अलावा अपने एक इसमें और विशिष्ट विधि है कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन विधि कायिक परिवर्तन विधि के बारे में अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो लेसन 1 में अपने कायिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब किसी भी पौधे का विकास पादप के किसी कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती द्वारा होता है, बीज के अलावा जब पौधे का विकास जड़, तना, पत्ती द्वारा होता है तो उसे कायिक परिवर्तन कहते हैं। और कायिक परिवर्तन की जो प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां थी उन्हें अपने फर्स्ट लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट लेसन में जो पहले आपको रिवाइज बताया हुआ है उसे एक बार रिवाइज करना, क्योंकि ये भी विशिष्ट विधियों में है। तो अपने आज लेसन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट होता है। इसमें अपने जितनी विधियां विशिष्ट विधियां हैं, कौन कौन सी, असंजनन, अनिषेक
बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुगुणता। इन्हें आपने नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो नए लेसन जिसका नाम है पादप और जल के मध्य क्या संबंध। तो पादप